नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक ममता जी का वक्तव्य। ममता जी दिल्ली में थी, पत्रकारों ने पूछा कि आप आगामी राज्यों में विभिन्न राज्यों में चुनाव है, आपका क्या आकलन है? तो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव के नेतृत्व में यकीनन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। झारखंड में सोरेन के नेतृत्व में, वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में फिर से एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, लेकिन बिहार का मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उनका ये कहना बिहार का ठीक नहीं लग रहा है। ये बात सुनते से ही मैंने इस वक्तव्य को एक सिरे के नीचे लिया। तो देखा कि ममता दीदी जनरली जो लगातार नरेंद्र मोदी को अपने गृह राज्य बंगाल में पटकनी पे पटकनी दे रही है, इतनी राजनीतिक समझ तो है कि उनका आकलन एकदम गलत नहीं हो सकता। जब उन्होंने कहा कि बिहार में ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या बिहार में कुल मिलाकर आरजेडी की स्थिति कमज़ोर होने जा रही है। हम बार-बार कहते हैं कि बिहार में तो जनता दल यूनाइटेड खत्म हो रही है, बीजेपी शायद उसको पूरी लील लेगी या या नीतीश जी उधर इधर झटका मारेंगे और तेजस्वी एक बिहार का भविष्य हो सकते हैं। लेकिन जब ममता दीदी ने कहा, तो फिर जब मशीन से मैं देखने लगा, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सामने आई। जैसे कि क्या आरजेडी सही मायने में गठबंधन का धर्म निभाते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ा? क्या आरजेडी जिनके सामने कांग्रेस वहाँ बिल्कुल नगण्य स्थिति में है, क्या कांग्रेस को पूरा साथ देके चल रही है कि कांग्रेस को टर्म्स डिक्टेट करती है? और जब मैं ये बात ममता जी के वक्तव्य को देखने के बाद देखता हूँ, तो मुझे कई चीज़ें गड़बड़ भी नज़र आती है। इसका मतलब दीदी का कहना कोई गलत भी नहीं। खासकर तेजस्वी में एक असुरक्षा की भावना है और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जब पप्पू यादव का मामला आया, पप्पू यादव ने अपनी पूरी पार्टी कांग्रेस में विलीन कर दी और वो चुनाव लड़ना चाहते थे। तो जब वो चुनाव लड़ना चाहते थे, तो वो सीट कांग्रेस को देने के बजाय आरजेडी ने अपने पास रखी और पप्पू यादव को मजबूर किया कि वो इंडिपेंडेंट लड़े। पप्पू यादव इंडिपेंडेंट लड़े और चुनाव जीत लिए। उसके बाद आने वाला जो उपचुनाव था, उसमें आरजेडी को हारना पड़ा क्योंकि पप्पू यादव ने वहाँ गेम खेल दिया। तो पप्पू यादव को लेके असुरक्षा की भावना, ये इस बात को लगातार दर्शाता है कि जो अकोमोडेटिव नेचर है, वो तेजस्वी को करनी होगी, यदि गठबंधन की राजनीति में आगे आना है। वैसे ही अखिलेश की तरह गैर यादव जो खासकर पिछड़े और दलित, उनमें वो एक विश्वास पैदा नहीं कर पाए कि यादवों का जंगल राज नहीं होगा, यदि मैं सत्ता में आया तो। कांग्रेस के साथ भी वो खेल खेलते रहते हैं। जैसे कन्हैया को बिहार में नहीं आने देते। उनको डर है कि कन्हैया आ जाए, एक नया यूथ है, बोलने वाला है, एग्रेसिव है, कहीं मेरे लिए भी कल एक चैलेंज नहीं खड़ा कर दे। उसके बाद जब वो इंडिया गठबंधन में है और एनडीए गठबंधन में नीतीश चले गए हैं या जब भी नीतीश एनडीए गठबंधन में जाते हैं, समझ के परे है कि तेजस्वी चुप क्यों हो जाते हैं। तेजस्वी खुल के नीतीश पे हमले क्यों नहीं करते। नीतीश का नाम आते से ही चचा चचा करके शांत होने जाने लगते हैं। इसलिए नीतीश की नाकामी, भ्रष्टाचारी, अनैतिक आचरण, मोदी संघ से मिलीभगत, समाजवादी विचारधारा के साथ विश्वासघात, ऐसे कई मुद्दे हैं जो बिहार की राजनीति में तेजस्वी को उठाने चाहिए थे। लेकिन वो उसको हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। हो सकता है उनका नीतीश के प्रति प्रेम हो या उनको लगता होगा नीतीश ही उनको मुख्यमंत्री आने वाले समय में बनाएगा। इस उलझन में वो नीतीश से दूर रहे, नीतीश से कॉम्प्रोमाइज़िंग रास्ते में रहते हैं। उससे जनता के बीच में एक अल्टरनेटिव करके जो उनकी छवि थी,
वो कहीं न कहीं कम होती जा रही है। जनता जो सोचती थी नीतीश नहीं तो कौन? तेजस्वी हो सकते हैं। लेकिन लोग ये सोचते हैं नीतीश नहीं तो कौन? फिर बीजेपी ही आएगी। क्योंकि नीतीश नहीं तो फिर तेजस्वी नहीं। क्या ये समीकरण जनता के मन में घर कर रहा है? ये बात भी उभर के सामने आती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि विपक्ष जो साथ में होता है उसके जगह पे जब उम्मीदवार दिए जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि ये उम्मीदवार हारने के लिए तो नहीं दे रहे। खासकर यदि मैं उदाहरण दूँ तो झंझारपुर सीट से सुमन कुमार महासेठ थे विपक्ष के उम्मीदवार, जिनका संबंध आरएसएस से रहा है। इसलिए मुसलमानों का वोट कभी उनको नहीं दिया। यहाँ से आरजेडी ने गुलाब यादव यहाँ से सॉरी आरजेडी के गुलाब यादव बीएसपी से खड़े हो गए और यादवों का वोट बँट गया। ये मैनेज कर सकते थे। आरजेडी सीटों का बँटवारा और बेहतरीन तरीके से कर सकते थे। वहीं पूर्णिया वाला जो उदाहरण मैंने दिया, वो भी एक उदाहरण है। उसके बाद कांग्रेस की कई ऐसी सीटें थी, जो कांग्रेस जीत सकती थी। ये पिछले चुनाव में बहुत मार्जिन से हारी थी। वो सीटें कांग्रेस माँग रही थी लेकिन उन्होंने दी नहीं, अपने पास रखी और खुद के भी उम्मीदवार हार गए। जैसे यदि मैं बात कहूँ कि वाल्मीकि नगर सीट बहुत अहम थी कांग्रेस के लिए। 2020 में लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रवेश मिश्रा यहाँ मात्र 20,000 वोट से हारे थे। लेकिन अपने पास आरजेडी ने वो सीट रखी और वो हार गए। यदि कांग्रेस ही देती तो एक सीट शायद इंडिया गठबंधन में बढ़ती। बिहार की मधुबनी की सीट भी कांग्रेस को नहीं दी। यहाँ से कांग्रेस के नेता शकील अहमद आते हैं। 19 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी। तब भी शकील अहमद ने इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पे थे। जब निर्दलीय लड़के दूसरे नंबर पे थे, तो यदि इस बार उनको टिकट दिया जाता है कांग्रेस से, तो शायद वो सीट जीत लेती। ऐसे कई सीटें हैं, जहाँ पे यदि तेजस्वी ठीक से महाराष्ट्र जैसा खेल करते, जहाँ शरद पवार ने कई जगह बैकफुट पे आके काम किया। हालाँकि एक सांगली की सीट वहाँ पे भी गड़बड़ हो गई थी। लेकिन बाय एंड लार्ज शरद पवार ने, उद्धव ठाकरे ने कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए, कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दी। इसी चक्कर में कि वो जिताऊ उम्मीदवार वहाँ हो सकते थे और यही काम आ गया कि वहाँ पे बीजेपी सिंगल डिजिट पे रुक गई। 48 सीटों में से मात्र 9 सीटें। ये हाल आराम से हो सकता था बिहार में भी, लेकिन एक-एक सीट पे लॉजिस्टिकली विचार किया जाता था, इमोशनली नहीं। कई बार ऐसा भी लगता है कि तेजस्वी को लगता है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएगी तो कांग्रेस डिक्टेटिंग टर्म में होगी। इसके चलते कई बार जीती हुई सीटें कांग्रेस की ले ली जाती है, हारी हुई सीटें कांग्रेस को दी जाती है। इसमें कांग्रेस की भी सीटें हारती है और जो जीतने वाली कांग्रेस की सीटें आरजेडी अपने पास रखता है, वो भी आरजेडी जीत नहीं पाता। तो कुल मिला के आप एक तश्तरी में सजा के सीटें बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को देते हैं। यदि तेजस्वी को अपना बताना होगा, तो तेजस्वी को इस सरकार पे ज़ोरों-शोरों से हमला करते हुए बीजेपी ही नहीं, नीतीश चाचा को भी घेरना होगा। इस बात का इंतज़ार ना करें कि चाचा कब आएँगे, जब आएँगे तब आएँगे। जब चाचा बीजेपी के खिलाफ हमला कर वापस जा सकते हैं, बीजेपी चाचा को भला-बुरा कह के फिर साथ में ले सकते हैं, तो फिर आप भी चाचा को भला-बुरा कह के साथ भी लें, तो कौन-सा फ़र्क पड़ने वाला है? कुल मिलाकर ममता का ये कहना कि महाराष्ट्र में उद्धव जीत जाएँगे, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और झारखंड में हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बिहार के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। बिहार में 2025 में चुनाव है। तो दीदी का ये वक्तव्य जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे वाक़ई लगता है कि नहीं, तेजस्वी को अभी बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2025 देखते-देखते समय निकल जाता। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।